जन्नत के पत्ते बाब नंबर 10। वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही तो आया था। उसने भीगा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा। वो अब उसे तेज बारिश में सबक कदमों से लान उबूर करता नजर आ रहा था। बूछाड़ उससे भिगो रही थी, मगर उसने उससे बचने को अपने सर पर कुछ भी नहीं ताना था। गेट के करीब पहुंचकर वो लम्हे भर को रुका और पलट कर देखा। हया का दिल डूबकर उभरा, रुखसार पर बहते गर्म आंसू मजीद तेजी से नीचे लटकने लगे। जहान ने आखिरी बार पलटकर उसे नहीं देखा, बल्कि ऊपर अपनी माँ के कमरे की खिड़की को देखा था। चूंकि फुप्पो इधर नहीं थी, सो अगले ही पल जहान ने गर्दन जरा सी तयफुरकान के घर खुलने वाली दरमियानी दरवाजे की तरफ मोड़ी। उसकी माँ वहां थी। उसे अब भी अपनी सिर्फ माँ की फिक्र थी। फिर वो मुड़ा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हया पलटने लगी, तभी उसको बाहर दरमियानी दरवाजे की ओट में कुछ गायब होता दिखाई दिया। गुलाबी और पीला आंचल, इरम का दुपट्टा। वो तो पहचानती थी, यकीनन इरम इधर आई थी और वो सब सुन चुकी थी। उसने गहरी थकी थकी सी सांस अंदर को खींची। इरम किस सिलसिले में इधर आई थी वो नहीं जानती थी, न ही ये कि जहान ने उसे देखा था या नहीं, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि वापस जाकर वो अपने तमाम रिश्तेदारों को बीच खड़े होकर सारा किस्सा मजे से दोहराएगी। कुरान खानी की तकरीब में गोया रंग भर जाएगा। गॉसिप का एक नया मौजू। लाउंज में दरवाज़ा अम्मा पूरा बंद करके नहीं गई थी, सो उसे ये खाम ख्याली हरगिज न थी कि इरम ने कुछ ना सुना होगा। बस चंद ही मिनट बाद पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि हया ने जहान को गवा दिया है। वो हया के पर्दे से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया है। वो थके थके से अंदाज में वापस सोफे पे आ गिरी। खिड़की के साथ सब्ज बोतल की करचियां अभी तक बिखरी थीं। इसमें उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं की, इसमें अभी किसी शे की हिम्मत नहीं थी। वो इरम ही थी और उसने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतासिफ थी। वो सबीन फुप्पो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी वो उस वजह से नहीं गया, उसने मुझे सुबह बता दिया था कि वो चला जाएगा, उसने वैसे ही चले जाना था। फुप्पो को इरम से भी शिकवा था। उन्होंने इरम को हल्का सा डांट भी दिया था कि वो गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाजा बता रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है। उनके नज़दीक अगर कोई इस सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी जिद के पीछे सब कुछ खो दिया था। जब ताया ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जहां चला गया तो उसने अपने आंसू पूछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनो करीजा तो नहीं होता ना, उसमें जाड़े की सख्ती भी होती है, वो सर्दी और खुश्की जो लोगों को रवैयों में डर आती है। रिश्ते सर्द मुहर हो जाते हैं और उसमें भूख की तंगी भी होती है, मुआशी दबाव और फिक्र भी होती है। वो अब परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रहती और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया जरा बदला था, उसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायद भी हो जाती। वो कॉरिडोर में चल कर जा रही होती या लिफ्ट के इंतजार में खड़ी होती, लोग इधर उधर हट जाते, उसके लिए रास्ता छोड़ देते, उसके लिए खड़े हो जाते। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग को उसने अगले ही रोज अपने ऑफिस में बुलाया था। बैठिए, अपने मखसूस अंदाज में पावर सीट पर टेक लगाकर बैठते हुए उसने हाथ से सामने कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठ गए। अलबत्ता उसके चेहरे पे जरा उलझन थी। कुछ पियेंगे? कॉफी ठीक रहेगी। श्योर। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। एक अच्छी कड़वी सी ब्लैक कॉफी अंदर भेजें, बगैर चीनी के। रिजवान साहिब जरा चौंके। रिसीवर रखकर वो वापस कुर्सी पे पीछे होकर बैठे और संजीदगी से उनको देखा। बेग साहिब, इधर आपने कौन सी मल्टी स्टोरी पार्किंग देख ली जो आपको लगा कि इस ट्रेड सेंटर में इसे होना चाहिए? मेरा ख्याल था कि ये एक मुनफरिद आइडिया है जिसमें कम जगह पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती थी। आपके साथ और किसका ख्याल था ये? रिजवान साहिब ने अबरू उठाई। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं? बिना घबराए वो कदर नागवारी से बोले। बेग साहब, आवाज़ नीची रख के बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक दो जगह बहुत फख्र से आपका और अपने कारनामा बयान किया है। मैं तो फिर आपसे बंद कमरे में पूछ रही हूँ। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। ये धमकियाँ आप किसी और को दें। एक उम्र गुजरी है कारपोरेट वर्ल्ड में, आपकी तरह विरासत में कुर्सी नहीं मिली। इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहते वो उठे। अगर मेरा आइडिया उनको पसंद नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैंने डिज़ाइन बनाया, आपने पेश किया। अगर कोई मसला था तो आप उस वक्त आपकी समझदारी किधर थी, जो आपने तब कुछ नहीं किया? अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। माई फुट। वो सर झटक कर तेजी से मुड़े और बाहर निकल गए। उसने जैसे समझते हुए सर हिलाया और फ़ोन का रिसीवर उठाया। एक नंबर डायल करके वो धीरे से बोली, इमरान साहिब, पूरे ऑफिस में मोबाइल चेम्बर ऑन कर दें।
جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا گیا ہے۔ وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو اس کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدر تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ وائس کیٹ کر بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ سفیر بیت، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی، سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بے مشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہارے عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی، اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں کہ میں ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویزلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پر کریم نکال کر ریڈیو پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھیں۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے میز پر رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر ہاتھ پونچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے اندر میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابھی۔ وہ بغیر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اسے معاف کر کے اور تایا اور تائی احسار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی۔ لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی۔ میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں۔ میں ان کے گھر داخل نہیں ہوں گی، یہ آپ بات ان کو بتا دیں۔
हया सोनिया ने बेबसी से उसे देखा। आप इतना भी क्या, अब इतना भी क्या पर्दा? देखो उस दिन डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे कि भाभी प्लीज कोई मेरे हक में बात कर या खिलाफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी लड़कियां सिर्फ स्कार्फ लेती हैं, चेहरा नहीं ढकती, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से इतना ही वादा किया होता है, सो जितना वो करती हैं इस पर कायम रहती हैं, उससे नीचे नहीं जाती। मैंने भी एक वादा किया था कि जो हुक्म सुन लूंगी उस पर दिल खोल जाएगा और अपना लूंगी। अब मेरा नकाब के लिए दिल खुल चुका है, प्लीज मुझे उसे निभाने दे। वो बात करने के साथ साथ एडी पे लिग्नाई चिकनाई को अंगुलियों से मल भी रही थी। जरा सी सख्त पड़ी एडी, उसके पूरों को खुरदरी महसूस हो रही थी। देखो तुम्हारी बात ठीक है, मगर हया तुम जानती हो पूरा खानदान बातें बना रहा है कि जहां तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा कर गया है क्योंकि तुमने अपनी दकियानों से जिद नहीं छोड़ी। भाभी जब इरम ने ये बात सरेआम कही थी तब फुप्पो ने यह कहा था कि वो सिर्फ अपनी छुट्टी खत्म होने पे वापस गया है, मगर लोगों ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उन्होंने इरम की बात पे यकीन किया। लोग इस बात पे यकीन करते हैं जिस पे वो यकीन करना चाहते हैं। सारी क्रीम एडी में जज्ब हो गई थी। उसने मेज पे रखी डिब्बी खोली, उंगली अंदर डालकर पोरे पे जरा सी बिजली निकाली और फिर से खुरदरी एडी पे लगाने लगी। और अगर जहान ने वाकई तुम्हें इसी वजह से छोड़ा हो तब तुम क्या करोगी? वो जैसे बहुत फुर्सत से उसे समझाने आई थी, यकीनन उसे भेजा गया था। भाभी ये मेरा और उसका मसला है जिसे हम हैंडल कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीक तुर्की जा रही हूँ ना, बात कर लूंगी उससे। पूरे खानदान को इस बात की इतनी क्यों फिक्र है, मैं समझने से कासिर हूँ। वो गुस्से से नहीं बल्कि बहुत नरमी से हमवार लहजे में बोल रही थी। बात करने के साथ साथ उसकी उंगलियां एडी का मसाज बेदस्तूर कर रही थीं। मगर हया तुम ये भी तो देखो कि कजन से पर्दा कौन करता है। मेरी एक फ्रेंड का ताल्लुक बहुत सख्त किस्म की पठान फैमिली से है, मगर उनके यहाँ भी कजन से चेहरे का पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है वो सब इस्लाम का हिस्सा है, मगर अब इस सब को दकियानुसी समझा जाता है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। उसने बहुत दुख से सोनिया को देखा। अगर मेरे और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते तो क्या उनकी मौजूदगी में भी आप यही बात कह सकती? सोनिया एकदम बिल्कुल चुप हो गई। बताएं ना भाभी, उनके सामने आपसे पूछा जाता तो आप उनके बताए हुए उसूलों को सपोर्ट करती या अपने सास ससुर को? सोनिया ने लब खोले मगर कुछ नहीं कह सकी, उसके पास सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। हया ने डिब्बी से जरा सी मजीद वेजलिन निकाली और दूसरी एड़ी पे धीरे धीरे रगड़ते हुए बोली, क्या आप जानते हैं कि धावर भाई पहले मुझसे शादी करना चाहते थे? सोनिया की आंखें हैरत से जरा सी खुली। धीरे से उसने नफी में सर हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे फरख कुछ अरसा पहले तक मुझसे शादी के लिए तायम्मा को तंग करता था। वैसे ही धावर बाई ने भी बहुत इसरार किया था। ये बात मैंने ताई के मुंह से आपकी शादी से 2 रोज कबल सुनी थी। जानती हैं धावर बाई ऐसा क्यों चाहते थे? वो कुछ नहीं बोली, वो बस बिना पलक झपके शाक के आलम में उसे देख रही थी। क्योंकि मैं हमेशा बहुत तैयार रहा करती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे कपड़े, जूते, बाल, नाखून, मैं हर चीज आज भी उतनी ही तराश खराश कर सेट करती हूँ जैसे पहले रखती थी। फर्क बस इतना है कि अब मैं बाहर निकलते हुए खुद को ढक लेती हूँ। जानती हैं इससे क्या होता है? बस इतना कि दूसरी औरतों के शोहर मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होते और यूं अपनी बीवी से नाखुश होने की कोई वजह नहीं रहती उनके पास। एडी में सारी चिकनाई जज्ब हो चुकी थी। वो अब भी पहले की तरह खुरदरी थी, मगर वो जानती थी कि ये चिकनाई एकदम से असर नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता वो खुरदरेपन को नरम करेगी और यूं फटी हुई जिल्द वापस वैसे ही हो जाएगी जैसे उसे होना चाहिए। क्या आप अब भी मुझे गलत समझती हैं? टिश्यू से हाथ पोंछते हुए उसने बहुत इत्मीनान से कहा। वो जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी कुछ कहे बिना उठ गई। हया ने दूर तक सोनिया को जाते हुए देखा और फिर अपनी फटी एड़ियों को। आहिस्ता आहिस्ता ये नरम पड़ जाएंगी, वो जानती थी कुछ चीजें काफी वक्त लिया करती हैं।